Hello guys, welcome to my YouTube channel Search Code. Here I am going to talk about a topic which is very important topic used in using Java. टॉपिक नेम तो आपको समझ गए होंगे। ऑपरेटर के पढ़ने के बाद हमने किस चीज का जिक्र किया था आपको। फंडामेंटल को आपने अच्छे से आई होप कवर कर लिया होगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें बस आप प्रैक्टिकल करते जाइए हमारे साथ, और कुछ नहीं कहना आपको। आज का जो हमारा नीश होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। फाइन। तो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले लाइन में आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। तो जावा में अपने आपने ऑपरेटर को पढ़ा, अब आप सीखिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। मतलब आपके प्रोग्राम के फ्लो का एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। इन द सेंस कहने का ये मतलब है कि आपका प्रोग्राम का जो फ्लो होगा, डायरेक्शन होगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कहाँ होगा, समझ रहे हो आप? कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किस हिसाब से होगा, वो कंट्रोल करने का काम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का है। तो ऑपरेटर तो बड़ी छोटी चीज है, वो फंडामेंटल टॉपिक थी। वो समझ लो कि किसी लैंग्वेज का अल्फाबेट था। ठीक है। तो अब आप लेटर से पहुंच गए हो वर्ड की तरफ, वर्ड से फिर सेंटेंस की तरफ पहुंचोगे। तो अब धीरे धीरे हमारा सिलेबस आगे की तरफ जा रहा है, और जिसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, जो कि चलने जा रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का काम ही ये होता है कि प्रोग्राम का जो फ्लो होगा, प्रोग्राम का डायरेक्शन होगा, प्रोग्राम कब, कहाँ, कितना, कैसे, किस हिसाब से उसका एग्जीक्यूशन होगा, इसका सारा कंट्रोलिंग कौन करता है? कंट्रोल स्टेटमेंट। समझ गए? तो ये बेसिकली तीन टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप है वो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। दूसरा जो टाइप है वो जंप स्टेटमेंट है, और तीसरा जो टाइप है लूपिंग है, जिसे फ्लो कंट्रोल कह रहे हो आप। ठीक है, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये तीन टाइप्स के आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जावा में, जो पाए जाते हैं मुख्य रूप से। फाइन। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट का जो पहला प्रकार है, जिसको कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं, ये क्या होता है? बेसिकली कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में एक कंडीशन दी जाती है, एक या कई सारे कंडीशन दी जाती है। ठीक है, कुछ कंडीशन हम अपने ब्लॉक में, अपने नियत जगह पे जहाँ पे आपको देना है कंडीशन, कंट्रोल स्टेटमेंट को, वो कंडीशन को दी जाती है। अगर वो कंडीशन को फुलफिल करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो वो कंडीशन चल जाएगा, अदरवाइज वो कंडीशन नहीं चलेगा। आप प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े होंगे इफ और इफ एल्स के बारे में। ठीक है, तो इफ में क्या होता है, इसका जो टाइप्स है वो थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है इफ स्टेटमेंट, एक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा होता है इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स इफ, आप कह सकते हैं इफ एल्स लैडर भी होता है। छोड़िए, उतना ज्यादा चर्चा नहीं करते, बस समझने के लिए आप समझिए इस कहानी को, बस। तो देखिए इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको अपने इक्लिप्स आईडी में, और इक्लिप्स आईडी को मैं ओपन करता हूँ। ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई? अब ये ओपन होता रहेगा, कोई बात नहीं, तब तक हम और चल देते हैं। तो देखिए इफ स्टेटमेंट्स में क्या होगा, इफ स्टेटमेंट्स में ये होगा कि इफ के अंदर, मतलब इफ के बाद पैरेंथेसिस में एक कंडीशन दी जाएगी, ऑपरेटर के थ्रू कंडीशन दी जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है ये कंडीशन,
तो क्या होगा, ये ब्लॉक चल जाएगा, मतलब इसके ब्लॉक के जो कोड्स लिखे हैं इसके अंदर वो चल जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, इफ कंडीशन का कंडीशन जब फॉल्स होगा तो ये इफ के ब्लॉक के अंदर के कोड नहीं चलेंगे। बस इतना सा ही है। ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, ये सारे जो पहले से बने बनाए क्लासेस हैं ये मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ। हम अपने प्रोजेक्ट्स में आएंगे, एसआरसी में आएंगे। यहाँ एसआरसी पर राइट क्लिक करते हैं तो न्यू पे आएंगे, फिर क्लास फाइल बना लेंगे इजीली। बहुत ही आसान है, आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्लास बनाते हैं हम। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं तो लिख देते हैं कंडीशनल। ओके, कंडीशनल। अरे यार क्यों लिखा नहीं जा रहा है, कंडीशनल क्या है, कंट्रोल ना। तो पहला हम कंडीशनल कंट्रोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम फिनिश कर देते हैं। आप क्लास बनाना तो जानते हैं, इसका एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर मेन मेथड बनाएंगे, मेन के अंदर ही कोडिंग हमारी होती है। फाइन। फिर मेन के अंदर हमको जो लिखना होगा यहीं पे लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मैं एक कमेंट मार देता हूँ आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि यहाँ तक का एरिया इफ स्टेटमेंट्स को मैं समझाऊंगा। इफ स्टेटमेंट्स को समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए इफ स्टेटमेंट से क्या होता है। मान लीजिए एक वेरिएबल है आई नाम का जिसकी वैल्यू है 15 लेट। ठीक है। आई का वैल्यू 15 है। तो अब इफ लगता है, इफ कीवर्ड यूज होता है इफ स्टेटमेंट में। इफ लिखने के बाद आपको देना है ये छोटका ब्रैकेट जिसको आप पैरेंथेसिस कहते हो, और ये ब्लॉक बनाना है। ठीक है। इस छोटे वाले ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस में आपको कुछ कंडीशन डालना पड़ता है, चाहे जहाँ का कंडीशन, बस ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। आपने कुछ टाइम पहले ऑपरेटर पढ़ा है, तो ऑपरेटर पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा। जब आपने ऑपरेटर पढ़ा था तो एक ऑपरेटर आपने पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर, जो असाइन करने के काम में आता है। और एक ऑपरेटर और पढ़ा, नाम ही नहीं याद आ रहा है यार, और ये मिल भी नहीं रही है। कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगी। रिलेशनल ऑपरेटर। तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके वहाँ कंडीशन डालना है। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा रिटर्न टाइप आपको बुलियन में ही देगा, या ट्रू देगा या फॉल्स देगा, मतलब एक कंडीशन क्रिएट कर देगा। जो रिलेशनल ऑपरेटर है या लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ट्रू या फॉल्स देते हैं। ये दोनों या तो ट्रू देते हैं या तो फॉल्स देते हैं रिजल्ट में। और जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये रिटर्न टाइप में ट्रू या फॉल्स नहीं देते। तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके आप यहाँ कोई भी कंडीशन डालिए। मान लीजिए आई इज लेस देन 20। क्या ये कंडीशन सही है कि नहीं, आई का वैल्यू 20 से छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो ये कंडीशन सही हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सही हुआ तभी इसके ब्लॉक के अंदर का कोड चलेगा। ठीक है। तो इसके ब्लॉक के अंदर का कोड चल जाएगा। अभी इसको रन करा के आप देखिए, प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी रन करा सकते हो, और यहाँ देखिए आउटपुट आ गया, चलेगा। फाइन। यही छोटा सा था इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को बस आप ये समझिए कि इफ के बाद आपको पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन डालना है। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो आपका ब्लॉक के अंदर का कोड लिखा हुआ चल जाएगा। यहाँ कितने भी लाइंस के कोड हो सारे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आपको दिखा देता हूँ, समझे लिख देता हूँ, समझे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको, देखो सारे चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये छोटे छोटे मॉड्यूल को आप कंप्लीट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जब आप प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे तब समझ में आएगा कि इफ स्टेटमेंट यहाँ क्यों लग गया, कैसे लग गया। तो प्रैक्टिस करते जाइए और समझते जाइए चीज़ों को। अगर यहाँ पे मैं लेट लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 10, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स। तो ये प्रॉब्लम में गया ही नहीं, देख रहे हो। हाँ, अगर इसके बाद में कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा ये सिर्फ ब्लॉक को नहीं चलाया, लेकिन आगे हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखो ये चल जाएगा नीचे का, सिर्फ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। समझ गए। देखो आई 10 से छोटा है या 10 छोटा है आई से, तो ये कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन हो गया हमारा गलत।
तो अगर गलत कंडीशन हो गया, इसका ब्लॉक चलेगा नहीं, आगे के कोड स्किप कर जाए, ये कोड स्किप करके आगे का कोड चल जाएगा। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब दूसरा जो टाइप है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट तो आप समझ ही गए हैं। आप कैसे समझ गए? आपको ये करना है कि अपना इफ लगाना है। इफ के बाद एक होता है ना, अगर ये चले तो इसमें चला जाए, नहीं चले तो दूसरे में चला जाए। मतलब अगर इफ चला तो चला, ठीक है, नहीं चला तो इल्स वाला चला दो। इल्स वाला चला दो। इल्स वाला चला दो। अभी मैं एक बेटर यूज करके बताऊंगा आपको। इल्स वाला चला दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और चला दो इफ इल्स वाला। तो ये इल्स वाला चल जाएगा, जो कि आई का वैल्यू 10 से बड़ा है। तो ये कंडीशन हो जाएगा रॉन्ग और इल्स वाला चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड इल्स स्टेटमेंट। तो ये दो कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट जो है, दो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, ये दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ये थे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। ये दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब जो तीसरा कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है इफ इफ, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक चल जाएगा, अगर नहीं सही होगा तो इफ इल्स इफ चलेगा, नहीं तो इफ द कंडीशन इज नॉट मेट देन इट विल मूव द इल्स। मान लीजिए यहाँ पे हमें दो कंडीशन लगाना है। दो कंडीशन ये लगाना है, लेट सपोज हमें लिखना है यहाँ पे, मान लो 18, कोई किसी का एज है 18 ईयर्स, ठीक है। अगर 18 ईयर्स है, अगर लेस देन 18 ईयर्स है, आई का वैल्यू अगर 18 साल से बड़ा है, तो यहाँ लिख दो कि मूवी देख सकता है, मूवी देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दिया कि आई की वैल्यू अगर 18 से बड़ा है तो वो मूवी देख सकता है। अदरवाइज अगर वो, यहाँ इफिल्स लगा के हम एक कंडीशन और दे सकते हैं, आई की वैल्यू 18 से छोटा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे मैं देता हूँ, इल्सिफ होता है, सॉरी, या फिर ये दूसरा मैं कंडीशन दिया इल्सिफ करके कि अगर आई की वैल्यू 18 से छोटा है तो तू प्रिंट कर दे भाई। तो तू क्या प्रिंट कर दे, तू प्रिंट कर दे ये प्रिंट कर दे। ठीक है, यहाँ डबल स्लैश हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार, आई लिख रहा हूँ ना तभी दिक्कत आ रहा है, एज कर दिया हूँ ना उसको। आई अब कहाँ रह गया, एज हो गया है ना वेरिएबल का नाम। तभी मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ से दिक्कत आ रहा है। अगर आई की वैल्यू 18 से कम है तो वो चल जाएगा किसमें, कि नहीं देख सकता मूवी, नहीं देख सकता मूवी। ठीक है, तो अब बताइए दोनों में से कौन सा कंडीशन चलेगा। तो दोनों में से कोई कंडीशन नहीं चला, क्योंकि आई की वैल्यू 18 है, ना 18 से बड़ा है ना 18 से छोटा है। ना इफ वाले ब्लॉक में चला। इफ वाला ब्लॉक पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर इल्स वाला चेक करेगा, और ये दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ एक एडिशनल इल्स लगा सकते हैं कि अगर दोनों कंडीशन सही नहीं हुए, ऊपर वाले सारे कंडीशन सही नहीं हुए, तो लिख दो कि आई एज अभी 18 साल है।
तो यहाँ पे लगाओगे तो आप देखने को पाओगे कि न पहले वाले ब्लॉक में गया इफ, न दूसरे वाले ब्लॉक में गया एल्स इफ में। वो दोनों को, दोनों का कंडीशन चेक किया और दोनों का कंडीशन को फॉल्स पाया। तो अगर दोनों के कंडीशन को उसने फॉल्स पा गया तो वो इल्स वाला ब्लॉक चला देगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इफ चेक किया, कंडीशन ट्रू है, नहीं ट्रू है कोई बात नहीं, इसका ब्लॉक नहीं चलाने का। फिर दूसरा है एल्स इफ, इसका भी ब्लॉक नहीं चलाने का क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि एज तो है 18 साल, न 18 से बड़ा है न 18 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, इल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। तो यही एग्जाम्पल थे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के। एक होता है इफ, एक होता है इफ इल्स, और तीसरा होता है इफ इल्स लेडर, या जिसे कह सकते हो इल्स इल्स इफ, ठीक है, जो भी कह सकते हो। तो फिर ये आपके कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स खत्म हुआ। यहाँ पे आपने सीखा इफ स्टेटमेंट और उसका प्रैक्टिकल, कि कैसे कंडीशन देके इफ ब्लॉक को चेक करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इफ इल्स इफ, अगर आप इसको पता है तो आप ऊपर के तो दो को कवर ही कर रहे हो, क्योंकि ये इसके अंदर ही ये दोनों इंटरनल यूज किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, फाइन। अब देखिए, पहला टाइप जो है, आपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स को सीख लिया। कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला टाइप कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें एक कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन को चेक किया जाता है क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, और अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो ये कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स था। लेकिन अब जो दूसरा टाइप है वो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स का नहीं है, वो है लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा लूपिंग क्या होता है या फ्लो कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, लूपिंग क्या होता है? लूपिंग एक प्रकार की टेक्निक है। टेक्निक मतलब बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, दीज आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम। इसका मतलब है कि आप उस ब्लॉक ऑफ कोड का यूज करके अपने कुछ कंडीशंस को अप्लाई करके आप क्या करोगे, आप उस ब्लॉक को बार बार चला सकते हो। जैसे आपको 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करना है नंबर, या 1 से लेकर 1000 या 2000 10,000 कुछ भी प्रिंट करना है आपको, बहुत लंबा नंबर, तो आपको 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपको कुछ कंडीशन डालना है, ट्रांसलेटर समझ जाएगा कि ये लूपिंग का प्रॉब्लम है, मतलब लूपिंग का जो इशू है लूपिंग से सॉल्व किया जाएगा। उसमें आप कंडीशन डाल दोगे कि मतलब कि आपका वैल्यू आई, जिसका वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में जाएगा 10,000 तक, और हमेशा बढ़ता रहे। तो पहली बार 1 प्रिंट करेगा, दूसरी बार 2 प्रिंट करेगा, तीसरी बार 3 प्रिंट करेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को लूपिंग कहते हैं, जिसमें आप कुछ कंडीशन या कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना टाइम और एफर्ट दोनों बचा लेते हो, और प्रोग्रामर का क्या कहते हैं उसे, प्रोग्रामर की आप एफर्ट को सेव कर लेते हो। ठीक है, तो इट मीन इट एग्जीक्यूट द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स। मैंने आपको बताया ना कि अपने कोड को आप मल्टीपल टाइम को एग्जीक्यूट करोगे, पहली बार 1 हो जाएगा, दूसरी बार 2 हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छा समझोगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे इस पे। यहाँ देख सकते हो, सो इट्स सेव कोड, जो आपके कोड को बचाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड इटरेशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स को इटरेशन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इटरेशन का मतलब ही होता है बढ़ते रहना, इटर होना। ठीक है, तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं इन जावा। 3 टाइप्स नहीं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। तो 3 टाइप्स का आज मैं जिक्र करूंगा। चौथा टाइप आपको जब एरे पढ़ने लगोगे आप, तो चौथा टाइप जो कि फॉर ईच लूप है। फॉर ईच लूप आपको तब के टाइम में आपको समझा दिया जाएगा फॉर ईच लूप क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब हो के गुजरे हो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लूप स्टेटमेंट्स क्या है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। बट अगर आप वहां से नहीं गुजरे हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप फॉलो करिए और समझते रहिए लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। ये जनरली एक, आपको इतना ही ध्यान देना है, लूपिंग मतलब आपके कोड को कम करेगा और उसी कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करेगा, और कह सकते हो कि एक हमारे ही कोड को लूप करना, लूप मतलब घुमाना, घुमाना बोले तो बार बार चलाना, इटर करना, इटरेशन करना।
ही लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाता है। ये 3 टाइप्स का है, एक फॉर लूप, एक डू वाइल और एक वाइल। तो सबसे पहला टाइप जो है फॉर लूप, ये हम सीखने जाएंगे कि फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, तो फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप आपका जो होता है, आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन गलत ना हो जाए। मतलब कि एक कंडीशन दी जाती है फॉर लूप में, आप ऐसा टेक्निक लगाएंगे कि एक कंडीशन देंगे और वो कंडीशन जब तक गलत नहीं हो जाएगा तब तक आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। समझ रहे हो? दूसरा है इट इज यूज व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन आर नोन। जब नंबर ऑफ इटरेशन आपको पता हो, मतलब फाइनल रिजल्ट पता हो, आपको फाइनल वैल्यू पता हो, तभी इसका यूज करिए। तो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल एंड फॉर लूप। तो फॉर लूप का तो आप समझ गए, जब आपको फाइनल इटरेशन पता हो, फाइनल रिजल्ट पता हो, तभी आप इसका यूज करिए। जैसे 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करना चाहते हो, तो आपको तो लास्ट वाला नंबर पता है ना, 1000। तो अगर आपको लास्ट वाला नंबर पता है तो आप फॉर लूप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसका इतना ही लिमिटेशन है कि इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन आर नोन। ओके। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स जनरली होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजर को लिखा जाता है फॉर लूप। जैसे इफ आप यूज करते हो, इफ की जगह पे एक फॉर कीवर्ड आता है, वो यूज करोगे। उसके बाद आप लगाओगे यही पैरेंथेसिस, जैसे इफ में लगाते थे, उसके बाद उसके ब्लॉक को आप हूबहू लिख दोगे। ठीक है। तो अब देखिए फॉर लूप के अंदर 3 चीजों को लिखा जाता है, 3 टाइप के चीजों को। तो तीनों को सेपरेट करने के लिए आपको सेमी कॉलन का यूज करना है, ना कि कॉलन का। तो पहले जो लिखा जाएगा वो इनिशियलाइजेशन लिखा जाता है। इनिशियलाइजर करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब इनिशियलाइज बोले तो नंबर कहाँ से शुरू होगा। तो मान लीजिए कोई भी नंबर है, आई ही है, आई कहाँ से शुरू होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो आपको बताना पड़ेगा ना भैया, मैं 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट कर रहा हूँ, तो पहला स्टार्टिंग इनिशियलाइजर क्या होगा, 0 या 1 या 2 या 4, जो भी है आपका इच्छा। तो इनिशियलाइजर को आपको बताना पड़ेगा कि i = 1। ठीक है। दूसरा है कंडीशन, आपको कंडीशन देना पड़ेगा। तो जैसे आप इफ में कंडीशन दे देते, वैसे ही आप फॉर लूप में भी कंडीशन दोगे, आई इज लेस देन और इक्वल टू 1000। ठीक है। तीसरा है इंक्रीमेंट लगाओ या डिक्रीमेंट लगाओ। ये एक ऑपरेटर है जो आप पहले पढ़ चुके हैं यूनरी ऑपरेटर में। तो इंक्रीमेंट लगाओगे कि बढ़ता जा बढ़ता जा। तो देखिए इंक्रीमेंट में क्या होता था, एक नंबर बढ़ता था, डिक्रीमेंट में क्या होता था, एक नंबर घटता था। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं आपको वो एग्जाम्पल नहीं बताता हूँ, मैं आपको यहाँ इफ स्टेटमेंट का, इफ कह रहा हूँ यार, फॉर लूप का आपको बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं बना देता हूँ मेन फंक्शन, मेन मेथड। उसके बाद मान लीजिए मैंने यही कहा कि आप फॉर लूप लगाइए। फॉर लूप में सबसे पहले आपको लिखना है इनिशियलाइजेशन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ना भाई, आपको देखने में थोड़ा सा आसानी होगा कि भैया फॉर लूप कैसे यूज किया जा रहा है। ठीक है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। तो इनिशियलाइजेशन में बताना पड़ेगा कि इंट आई की वैल्यू 1 हो। फिर आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। फाइन। उसके बाद कंडीशन देना पड़ेगा। तो आप कंडीशन यहाँ दीजिए, आई इज लेस देन और इक्वल टू कितना, 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, कितना दे दूँ, आई इज लेस देन और इक्वल टू 20 दे देता हूँ। ठीक है। सेमी कॉलन। आप कितना भी वैल्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना मत देना कि कंडीशन चलता रहे चलता रहे। अगर कंडीशन चलता रहे चलता रहे चल जाएगा तो उसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं। इनफाइनाइट मतलब वो लूप कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे आपने इनफाइनाइट ऐसा नंबर दे दिया, इतना बड़ा नंबर दे दिया, तो वो लूप तो बहुत बड़ा है ना। आपका सिस्टम, आपका जो है कंट्रोलर, जो सीपीयू है जो कंट्रोल करता है, वो हमेशा के लिए बिजी हो जाएगा। तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, उसके लिए आपको प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो दिक्कत है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 30 दे दिया। और तीसरा है कि आपको देना पड़ेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम यहाँ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेकर 30 तक जाए। तो यहाँ तीसरा में आपको आई प्लस प्लस देना होगा या प्लस प्लस आई देना होगा। अब आपको तो अच्छे से पता है प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस का क्यों यूज किया जाता है।
तो उसका यूज क्यों किया जाता है आपको अच्छे से पता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि अगर आप प्लस प्लस आई लिखते हो तो उसी लाइन में आपका जो वैल्यू होगा वो बढ़ के आएगा, समझ रहे हो। और अगर आई प्लस प्लस यूज करते हो तो वन एक लाइन के बाद मतलब पहला एग्जीक्यूशन के बाद आपका प्रोग्राम बढ़ के आएगा। तो अगर प्लस प्लस आई का यूज कर लोगे तो वन प्रिंट ही नहीं होगा, इसलिए हम आई प्लस प्लस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रिंटिंग पर्पज के लिए आपको दिखाने के लिए आई का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ एक सेमीकोलन और लगा देते हैं, ये बुरा मान रहे हैं भैया। अब देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, देख रहे हैं आउटपुट क्या देखने को मिला। 1 से लेके 30 तक प्रिंट हो गया नंबर। तो यहाँ प्रिंट एलन में नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे आता है /t। /t नहीं यूज हो रहा है यार, कोई बात नहीं, प्लस साइन हो के हो सकता है /t यूज हो, अभी यूज हो जाए। टी तो बहुत ज्यादा हो गया। /t टैब के लिए यूज किया जाता है। तो चलो ठीक है, आप देख चुके हैं कि आई की वैल्यू फॉर लूप के थ्रू 1 से लेके 30 तक प्रिंट हो गई, कितनी अच्छी बात है ना। हाँ एक चीज और, यहाँ पहले भी इनिशलाइजेशन दे सकते थे, इनिशलाइजेशन की जगह आई इक्वल टू मान लीजिए 20 दे देते, और यहाँ पे सिर्फ आपको आई लिखना था। या यहाँ सेमीकोलन लगाइए, यहाँ पहले से इनिशलाइजर फिक्स कर लीजिए, यहाँ पे आप दे दीजिए आई की वैल्यू 25 हो जाए, 24 से 30 तक प्रिंट हो, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा 24 से ही 30 तक प्रिंट हुआ, और एक एक बढ़ता हुआ गया, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हुए आपका जो नंबर है वो इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो वैल्यू तो 24 ही रहेगी, वो कंडीशन बस देखता रहेगा, आप समझिए ट्रांसलेटर देखता रहेगा कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या है, 30 है, कोई बात नहीं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर, 1 बाई 1 बढ़ता रहे। अब कितना है, अब 25 है सर। तो 25 30 से बड़ा है नहीं, बड़ा है, चलो कंडीशन ट्रू है, अभी भी चलाते रहे। फिर एक बढ़ जाएगा, फिर 26 के पास आएगा, 26 भी चेक करेगा, अरे कंडीशन कितना है, 30 है, अरे वाह चला दे कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बढ़ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, अरे कंडीशन कितना है, 27 है, ठीक है चला दो। 28 है, चला दो। 29 है, चला दो। जैसे ही 30 के पास पहुंचेगा वैसे ही देखेगा 30 है कंडीशन, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू यूज हुआ है, और इक्वल टू 30 इक्वल टू 30, हाँ कोई बात नहीं चला दे। लेकिन जैसे ही एक और बढ़ जाएगा 31 पे आएगा, 31 क्या करेगा, 31 ये करेगा कि कंडीशन चेक करेगा, कहेगा हाँ कंडीशन रॉन्ग हो रहा है, कहेगा बंद कर बंद कर बंद कर। अब इसके आगे वाला प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा, इसके आगे वाला लाइन, मतलब फॉर लूप अब खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो ये आगे वाला आपका लाइन चलने लगेगा, मतलब अब वो ब्लॉक खत्म हो गया, वो ब्लॉक का काम हो गया, ठीक है। तो ये फॉर लूप का आपको पूरा रूपरेखा था। तो आपको ये समझना है फॉर लूप में उसके पैरेंथेसिस के अंदर उसके आर्गुमेंट में पैरामीटर में 3 पैरामीटर फिल किए जाते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन करने के लिए कि वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, कंडीशन देने के लिए कि वैल्यू कहाँ तक जाएगी, और तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर देने के लिए आई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, एक काम ये कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 40। अब देखिए प्लस प्लस करूंगा तो ये चलेगा ही नहीं, नहीं चला, क्योंकि कंडीशन तो पहली बार ही रॉन्ग हो गया ना, तो चला ही नहीं, समझ रहे हो आप। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर माइनस माइनस दे देता हूँ तो 40 से आएगा, फिर अब 41 नहीं होगा, 39 हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो अभी भी नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन तो अभी भी रॉन्ग है, ठीक है। तो बस इसी लेस देन को ग्रेटर देन में बदलना है, तो कंडीशन अब ट्रू हो जाएगा, और 40 से लेके 30 तक चलेगा। देखिए अब उल्टा नंबर प्रिंट होने लगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिंट वो पैटर्न के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको पैटर्न बनाना है, स्टार प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग वो प्रिंटिंग ना, पिरामिड्स ये बनाने हैं, तो उसमें ज़्यादा लूपिंग का यूज किया जाता है। लूपिंग का प्रैक्टिस वहां से ही होता है
आप प्रैक्टिस कर सकते हो लूपिंग का, अलग अलग स्टार बना के अलग अलग तरीकों से प्रिंटिंग कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊं क्या? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टार को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप जीरो हो, नहीं समझ पाओगे, लेकिन आपको एक क्यूरोसिटी क्या बोलते हैं उसे, जिज्ञासा के लिए आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ओके, ऐसा है, आई की वैल्यू 5 तक जा रही है, और ये इंट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, आप समझिए कितनी अच्छी चीज है, आपको मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, और फॉर के अंदर एक फॉर और लिख रहा हूँ, फॉर। ठीक है, वहाँ जे का वैल्यू दे रहा हूँ, तो यहाँ एक वेरिएबल को और डिफाइन कर रहा हूँ, जे। ये थोड़ी हाई लेवल की चीजें हैं, जब आप लूप को, फॉर लूप को अच्छे से समझ जाओगे, दो चार जगह प्रैक्टिस कर लो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के, फिर इसको जरूर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपके अंदर समझ में आएगा कि हाँ यार, ऐसे कंडीशन बिल्डअप करके फॉर लूप, जो लूपिंग कॉन्सेप्ट है, फॉर हुआ चाहे वाइल हुआ चाहे डू वाइल हुआ, अच्छे से सीख जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आई की वैल्यू देता हूँ, और जे ग्रेटर देन 1 ही देता हूँ। ठीक है, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, और जे प्लस प्लस, यहाँ पे प्रिंट कर दे स्टार। स्टार प्रिंट करते हैं ना, स्टार स्टार। अब देखता हूँ क्या होता है। देखिए यहाँ पे 5 स्टार आ गए। ठीक है, तो पहली बार चलेगा जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 से, तो जे की वैल्यू 1 है। अरे यार, यहाँ पे 1 देना था ना, यहाँ पे आई दे दिया मैंने। ठीक है, तो पहली बार चलेगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हो जाएगा। देन आफ्टर ऑल आपका कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सारे फ्लैट करके आ गए। ठीक है, तो फ्लैट करके कितने स्टार्स आ रहे हैं? 15 स्टार्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चेक किया कि आई की वैल्यू 1 है, तो ये कहा ठीक है, 5 तक जाएगा, मतलब 1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले 1 जाएगा, फिर अगर 1 गया तो जे की वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, जे की वैल्यू 1 है ही, पर पहली बार जब जाएगा तो आई की वैल्यू 1 रहेगा, तो आई की वैल्यू 1 रहेगा, जे प्लस प्लस रहेगा, तो एक बार स्टार प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे स्लैश टी लगा के मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पहली बार 1 स्टार प्रिंट होगा, दूसरी बार 2 स्टार, तीसरी बार 3 स्टार। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आ रही है, तो हूँ यहाँ पे एल एन लगा देता हूँ। ये देखिए आप, अच्छा प्यारा सा स्टार दिख रहा है ना, यहाँ एक स्पेस भी दे दीजिए। स्पेस देने के बाद आपको बहुत अच्छा समझ समझ में आएगा। ये देखिए स्टार कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको मैं 5 की जगह पे बस 8 कर देता हूँ, तो देखना स्टार बढ़ता चला जाएगा, 8, 8 लाइन का, 8 रो का बन जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, देख रहे हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज बन गए। तो सबसे पहले आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को, देखे कितना प्यारा सा लूप के अंदर लूप मैंने लगा के स्टार प्रिंट कराया। ठीक है, तो आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को, कि मैंने एक फॉर लूप लगाया, उसमें आई की वैल्यू 1 से लेके 8 तक दिया,
तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके 8 तक होगा। 8, ओ सॉरी 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 सॉरी, पहले आई की वैल्यू 1 होगा। तो आई की वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू पहली बार 1 हो जाएगा। तो जे की वैल्यू 1 है ही, तो कंडीशन हो जाएगा ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ तो पहली बार एक स्टार चलेगा। फिर आई की वैल्यू अभी 1 ही है, अभी आउटसाइड बाहर वाले फॉर लूप में नहीं गया है, तो आई की वैल्यू अभी 1 ही है। तो आई की वैल्यू अगर 1 है, प्लस प्लस होगा मतलब 2 हो जाएगा। तो जे की वैल्यू 2 होगा, लेकिन आई की वैल्यू तो 1 है, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, मतलब पहली बार एक ही स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है। फिर दूसरी बार जाएगा तो ये 1 वाले का खेल खत्म हो चुका है। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, और ये जे जो कंडीशन है आई की, आई इज लेस देन और इक्वल टू 8, ये भी फुलफिल कर रही है। तो आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ आई की जगह पे 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले जे की वैल्यू 1 है, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही एक स्टार प्रिंट हुआ, वैसे ही जे की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2। और 2 2 से बराबर ही होता है, क्योंकि अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो 2 2 के बराबर होता है, तो ये दूसरा स्टार भी प्रिंट कर जाएगा। लेकिन अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, जे की वैल्यू हो जाएगी 3, लेकिन आई की वैल्यू है 2। तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर आउट चला आएगा, तो 2 का भी खेल हो गया खत्म। ऐसे ही धीरे धीरे 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, 5 के साथ भी होगा, 6 के साथ भी होगा, 8 के साथ भी होगा। ठीक है। तो आपको ऐसा बनाना है तो आप ऐसा बनाइए। अगर आपको दूसरी स्टाइल से बनाना है तो इसी कोड को आप कॉपी कीजिए। ठीक है। इसको मान लीजिए मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इसको अभी नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है। एक बार और लिखिए, और अभी आप थोड़ा सा खेल कर दीजिए। खेल ये करिए कि 8 से स्टार्ट कीजिए, उल्टा मैं बनाना चाहता हूँ ना, इसी स्टार्स मार्किंग को जो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है 1 बाई 1 रो में, उसको मैं उल्टा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दीजिए आई, आपको उल्टा करना है, ध्यान देना, आपको उल्टा करना है। ठीक है। तो यहाँ देना है, समझना थोड़ा सा, पहली बार 8 चल जाएगा, पूरा पूरा पूरा, माइनस माइनस, अब की बार 8 से लेके 1 तक चलेगा, से लेके 1 तक चलेगा। अब की बार उल्टा प्रिंट करेगा, जो रो नीचे 8 स्टार प्रिंट कर रहे थे वो अब ऊपर वाले 8 स्टार प्रिंट करेंगे। तो 8 से लेके 1 तक प्रिंट करेगा। ठीक है। अब जे की वैल्यू है 1 और आई की वैल्यू है 8, तो प्लस 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 करेगा। ठीक है। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ तो शायद कुछ प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, अब उल्टा प्रिंट कर रहा है। तो एक बार मैं इसको भी रन करा देता हूँ, साथ में इसको भी रन करा देता हूँ, तो आपको मजा ही आ जाएगा। देखो, मजा आ गया ना। देख रहे हो कैसे प्रिंट होके आ रहा है स्टार। देखो, मस्त लग रहा है कि नहीं, ट्रिंगल में आ रहा है जैसे, है ना। तो एक बस अभी दोनों में डिफरेंस आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगा देता हूँ, बस। तो आपको एक गैप दिखने लगेगा, तो आप समझ जाओगे ये ऊपर वाले का आउटपुट है, ये नीचे वाले का आउटपुट है। तो नीचे वाला आउटपुट सेम ऊपर वाले आउटपुट से हट के है। ऊपर हमने इंक्रीमेंट यूज किया था, जो कि रोज बढ़ रही थी 1 बाई 1, लेकिन नीचे डिक्रीमेंट यूज किया है, रोज घट रही है 1 बाई 1। सबसे पहले आई की वैल्यू 8 है, फिर हो जाएगी 7, फिर हो जाएगी 6, फिर हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 2, और लास्ट में हमारी आई की वैल्यू बेचारी 1 बचेगी। ठीक है। कितना प्यारा सा एग्जाम्पल था। और जे की वैल्यू यहाँ चेक करेगा 1 से लेके 8 तक, तो 8 तक फुलफिल हो रही है, तो पहले कॉलम में 8 आएगा, दूसरे में एक माइनस होके आएगा, मतलब 8 की वैल्यू अब 7 हो चुकी है, तो 7 आएगा। ठीक है। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा और फॉर लूप को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। आई होप, अगर मैं इसको बस कमेंट आउट कर देता हूँ तो आपको ये बहुत अच्छा दिखेगा आउटपुट। हो गया। किसको कमेंट आउट कर दिया मैंने, इसको करना था तो उसको कर दिया, बताओ। समझ गए। यहाँ एक स्पेस और देख के अब आउटपुट देखोगे। तो अभी उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, यहाँ एक स्पेस और दे दो।
स्पेस ही तो बढ़ाना है, अभी आपको देखना है। देख रहे हो कितना प्यारा आ रहा है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे फॉर लूप के बारे में और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आज का लेक्चर इतने में ही बहुत है, इतना आप कर लीजिए, इतना बहुत है आपके लिए। तो फॉर लूप हमने क्या क्या सीखा आज के लेक्चर में, फॉर लूप और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो फॉर लूप और कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने इफ इल्स और इफ तीनों चीज को हमने पढ़ लिया है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो और प्रकार लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स के। जो पहला है वाइल, दूसरा है डू वाइल। हाँ, फॉर लूप के बारे में ये चीज गांठ बांध के रख लीजिएगा कि फॉर लूप तभी आप यूज कीजिएगा जब लास्ट नंबर ऑफ इटरेशन आपको पता हो। इटरेशन करने का लास्ट नंबर, जैसे यहाँ पे हमें पता था ना लास्ट में 8 आएगा, यहाँ भी हमें पता था ना लास्ट में 1 आएगा। तो जब आपको फाइनली रिजल्ट पता हो, लास्ट इटरेशन वैल्यू पता हो, फाइनल रिजल्ट पता हो, तभी आप फॉर लूप का यूज कीजिएगा। अदरवाइज फॉर लूप का यूज नहीं कीजिएगा। तो फॉर लूप का ये रिस्ट्रिक्शन भी है और ये डिफरेंस भी है अदर लूप से। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाइल लूप और डू वाइल लूप। ये दोनों को पढ़ने के बाद हम जाएंगे अनदर टॉपिक ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंडीशनल और लूप खत्म करने के बाद, कंडीशनल स्टेटमेंट लूप स्टेटमेंट्स खत्म करने के बाद जंप स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे। जंप स्टेटमेंट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक ब्रेक स्टेटमेंट, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये दोनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इस कंट्रोल स्टेटमेंट्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे और ये लूप का प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना अच्छा लूप कर लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।